सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम शुभान्वेश महापात्र है और मैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के तरफ से आप सभी का यहाँ पे सत्र में स्वागत करता हूँ। इस सत्र में आज हम चर्चा करेंगे 5S टेक्निक्स टू इम्प्रूव योर प्रोडक्टिविटी एंड वर्क इफेक्टिवनेस। ये जो कंसेप्ट है ये एक जापानीज कंसेप्ट है। इसके बारे में हम चर्चा शुरू करेंगे। उससे पहले मैं हमारे ग्रुप हेड श्री अशोक गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि वो आप लोगों को संबोधित करें। नमस्कार आप सभी को। एनडीटीवी संवाद श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। और ये जैपनीज कंसेप्ट तो है, पर मैं विचार कर रहा था कि हम अपने जीवन में इसका कैसे उपयोग करते हैं। क्योंकि जितना हम व्यवस्थित रूप से अपनी वस्तुओं को रखेंगे, अपने काम को व्यवस्थित रूप से लॉजिकल रूप से करेंगे, उतना हमारा एक्टिविटी जो है बढ़ेगा और हम ज्यादा अच्छे तरीके से और सफलतापूर्वक काम कर सकेंगे। मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ। अभी सुभानवेश जी को वापस अनुरोध करता हूँ कि वो 5S का जो मॉडल जो हम अपने काम में उपयोग ला सकते हैं और कैसे उसको प्रभावी रूप से कर सकते हैं। उन्होंने अभी सबसे पहले इस प्रोग्राम करने के पहले हमारे ऑफिस में ही इसको अमल में लाने का कोशिश किया। सारी फाइलें, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी वस्तुएं व्यवस्थित रूप से सुसज्जित किया ताकि आने वाली कठिनाइयों को जान सके और उसको आप तक पहुंचा सके। तो ये जो है काम जो कर रहे हैं, ये खाली हम कहने के लिए नहीं कर रहे हैं, हमने इसको किया है और उसमें जो कठिनाइयां हैं उसको जानते हुए इसको कैसे प्रभावी रूप से दूसरे अमल में ला सकते हैं, उसके हिसाब से इसको पूरे सेशन को डिजाइन किया है। तो नाउ ओवर टू सुभानवेश। धन्यवाद सर। चलिए हम लोग अभी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो नाम है इस सत्र का 5S, तो इसमें जैसा कि नाम में सुझाया गया है कि 5S हैं इसमें, यानी 5 वर्ड हैं जो एस से शुरू होते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये जापानीज कंसेप्ट है, यानी जापान में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत होने के पीछे जो कारण था वो था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब जापान पूरी तरह तहस नहस हो गया था। युद्ध का जो परिणाम हुआ था उसके बाद जो जापान में हालत हुई थी, तो जापान के बुद्धिजीवियों ने सोचा कि क्या ऐसा कुछ करें जिससे हम फिर से अपने देश को खड़ा कर सकें, जिससे फिर से हम अपने कामों को उसमें स्पीड गति दे सके और अपने देश को फिर से मजबूत कर सके, स्थिति को मजबूत कर सके। तो उन्होंने बहुत सारे टेक्निक्स और टूल्स अपनाए, जिसमें से एक था ये 5S। ये 5S बेसिकली अगर देखें तो हमारा टोयोटा कंपनी का एक लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करके एक कंसेप्ट उन्होंने शुरू किया था, उसमें से एक छोटा सा पार्ट है 5S। तो क्या है ऐसा इस 5S में जिसको जापान ने अपनाया और आज उन्होंने इसको अपने लगभग सभी कंपनियों में इसको लागू कराया। और साथ ही साथ ये इतना भी फेमस हो चुका है कि अभी पूरे विश्व में भी कई सारे कंपनियों ने इसको अपनाया है 5S को। तो हम इसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं कि हम, जैसे कि हमारे ग्रुप हेड अशोक जी ने कहा, अशोक सर ने कहा कि हम पिछले 5 सालों से इस 5S को किसी न किसी ट्रेनिंग के माध्यम से आप तक पहुंचाते आए हैं। वैसे ही हमारे कुछ प्रतिभागी यहाँ पे जो आए थे हमारे ट्रेनिंग में, यहाँ पे योगदान लिए थे, उन्होंने यहाँ से 5S सीखा और उसके बाद उन्होंने जाके इसको इम्प्लीमेंट किया अपने एरिया में। तो सर्वप्रथम मैं आपको एक हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं, जो कि गुजरात के डांग इलाके से आते हैं। उन्होंने अपने समिति में अपने तरीके से 5S को सीखा, समझा और उसको जाके उन्होंने वहां पे लागू किया। तो मैं ये छोटा सा वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ कि 5S लागू करने के बाद उनको क्या फायदा हुआ है। कैसे रखते थे
फाइल, और अब कैसे क्या फायदा हुआ है? मतलब में क्या कि पहले ये सब फाइल और ये जो रजिस्टर है वो सीधा टेबल पे ऐसे बिखरे पड़े रहते थे। जब कोई काम होता था ढूंढने में बहुत तकलीफ होती थी। अब सब फाइल बना दिए हैं, उसमें सब नाम लिखते हैं। ये 14-15 साल में जिसने सबसे ज्यादा दूध भरा है, मंथली पूरे साल में उनका ये सब लिस्ट निकाल लिया है, जिसमें जितना दूध भरा है उसका सब, मतलब में गाय भैंस के मिलके 89 लोगों ने दूध भरा है, और 1,45,761 लीटर का दूध गया था, वो सब रिकॉर्ड है। और ये जो मंडली ने नफा किया उसमें से जो भाव फेर मतलब में जो दुकान है उसका ये सब रिकॉर्ड निकाल के तैयार रखा है। और जब और किसानों को कुछ 5S के बारे में बताया? वो सर जब हम कमेटी मीटिंग करते हैं ना उसमें चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, मतलब मेरा नाम विक्रम सिंह अरना है। मैं चित्तौड़गढ़ मिल्क यूनियन में सुपरवाइजर के पद पे पिछले 10 वर्षों से कार्यरत हूँ। 2015 में हम न्यू सुपरवाइजर की ट्रेनिंग के लिए एनडीडीबी आनंद आए हुए थे, तो वहाँ मैंने 5S के बारे में सीखा। तो पहले हमारी समितियों पे जब हम लोग जाते थे, रिकॉर्ड कीपिंग का काम भी वैसे हमारा ही रहता है। हम लोग जब जाते थे तो हमें रिकॉर्ड नहीं मिल पाता था। उनके जो दुख भुगतान बिल होते हैं वो अस्त व्यस्त होते हैं, कभी गुम जाते हैं। तो मेरे को समिति की ऑडिट करवाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारी ऑडिटिंग वैसे मई जून तक खत्म हो जानी चाहिए गवर्नमेंट के रूल के अनुसार, तो वो कभी कभी डिले हो जाती थी। दिसंबर तक भी हम ऑडिट 100% सोसाइटी की नहीं करवाते थे, तब तक 50% ही अचीव कर पाते थे हम लोग। इसके बाद मैंने यहाँ से जाके 5S इम्प्लीमेंटेशन करवाया, सेक्रेटरी से फाइलिंग करवाई, दुख भुगतान बिल की फाइल अलग, सोसाइटी के बिल की फाइल अलग करवाई। तब जाके मैं जब भी सोसाइटी पे जाता था इमीडिएट मेरे को रिकॉर्ड मिल जाता था, और ऑडिटिंग का काम हमारा मई जून तक 100% कंप्लीट हो जाता था। ये सुविधा मिली। देन सोसाइटी स्तर पर हम जब दूध देने के लिए आते थे तो बेहतरीन ढंग से सोसाइटी के अंदर आ रहे हैं, कोई ढंग नहीं है उनको। तब हमने स्वच्छता के लिए सबसे पहले तो जाली में विथ मिल्क स्टैनर लगवाई। देन सभी ग्राहकों को शूज बाहर उतरवाने के लिए बोला। देन सभी एक क्रमबद्ध लाइन में आए। तो इस चीजों से हमारी दूध की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है, और इससे सभी सदस्य भी काफी खुश हैं। उनको ऐसा लगता है कि एक जैसे मंदिर जैसा माहौल मिल गया है उन लोगों को। तो क्या है ये 5S? जैसा कि आपने देखा कि पहले इन लोगों को रिकॉर्ड कीपिंग में दिक्कतें आ रही थी, फिर इन्होंने रिकॉर्ड कीपिंग को दुरुस्त करने के लिए 5S का इम्प्लीमेंटेशन किया, तो उनको रिजल्ट आप लोग उनके मुंह से सुने। लेकिन क्या ऐसे और भी जगह हैं जहां पे हम 5S का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो उसके बारे में चलिए हम आगे देखते हैं। सर्वप्रथम है कि जब हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी प्रोसेसिंग का काम करते हैं, यानी कोई भी प्रक्रिया होती है, तो उसमें कुछ ना कुछ वेस्टेज जरूर होता है। जैसे कि जैसे मानिए आप घर में सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी बनाते समय आप सब्जी को छीलेंगे, धोएंगे, उसको पकाएंगे। तो जब आप छीलेंगे तो कुछ ना कुछ छिलके के आकार से कुछ वेस्टेज निकलेगा। जब आप पकाएंगे तो गर्म होने के चलते कुछ विटामिन भी उसके वेस्टेज होगा। तो जितना वेस्टेज ज्यादा होगा उतना आपका क्या होगा, उतना आपका लॉस होता है, क्योंकि वेस्ट तो होता ही है, कोई भी प्रक्रिया में वेस्ट जरूर निकलता है। लेकिन अगर ये वेस्ट जरूरत से ज्यादा हुआ, या फिर हमारे हमारे अननोइंगली, अनजाने में हमसे ज्यादा वेस्ट हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक लॉस है। सिमिलरली कोई ऑर्गेनाइजेशन में जब भी हम कोई प्रक्रिया कर रहे हैं, यानी मिल्क प्रोसेसिंग कर रहे हैं, या फिर हम कोई भी काम कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहे हैं, बार बार हम डॉक्यूमेंट फाड़ के फेंक रहे हैं, या फिर गुम हो रहा है, लॉस्ट हो रहा है, तो वो भी एक तरह से वेस्टेज है। अगर हम इन छोटी छोटी वेस्टेज को इग्नोर करते गए तो धीरे धीरे ये बड़े होते जाएंगे, और इसका बहुत सारा परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसके चलते बढ़ता है, और प्रॉफिटेबिलिटी हमारी कम हो जाती है। तो ये वेस्टेज को हमें कम करने के लिए S5S का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। पहले आइए जानते हैं कि ये वेस्टेज कैसे कैसे वेस्टेज होते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्टेशन यानी जब हम किसी भी वस्तु को कोई भी गाड़ियों
के माध्यम से कहीं एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, तो वहां पे वेस्टेज होने का चांसेस होता है, क्योंकि सामान जो है गिर के या गुम होके या लेट पहुंचने के चलते, जो भी शेल्फ लाइफ जिनके कम होते हैं, तो वेस्टेज वो हो जाते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन में एक तरह से वेस्टेज होता है, इन्वेंट्री में भी वेस्ट होते हैं। अगर हम जरूरत से ज्यादा कोई भी इन्वेंट्री, यानी एक तरह से हमारा पैसे का ब्लॉकेज है। जब हम इन्वेंट्री में सामान रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक पैसा, हमारा जो रेवेन्यू है वो ब्लॉक होता है। अगर ये जरूरत से ज्यादा हुआ, यानी अभी हमें उतनी जरूरत नहीं है, मार्केट में उतना डिमांड नहीं है और हमारी इन्वेंट्री बहुत भरा भरा हुआ है, तो उस केस में भी एक लॉस है। और इन्वेंट्री को अगर हमने प्रॉपरली मैनेज नहीं किया तो कई सारे वेस्टेज हो जाते हैं। आप घर में भी एक उदाहरण देख सकते हैं कि कभी कभी हमारा ऐसा होता है कि हम एक बार हमें बुखार हुआ है, हमने पैरासीटामोल या कोई भी बुखार का दवाई हमने खरीद लिया और गोलियां खा ली, बुखार ठीक हो गया, फिर हमने गोली को कैसे कहीं भी रख दिया उसको, ठीक है। अगली बार मानिए 1 साल बाद या फिर आपको कुछ महीने बाद फिर से बुखार होता है या घर में किसी सदस्य को बुखार होता है, तब आप ये गोली ढूंढते हैं और आपको मिलता नहीं है। फिर आप बाजार से दूसरा खरीद के लाते हैं और फिर एक दिन आप दिवाली के साफ सफाई में आपको मिलता है, अरे ये तो पैरासिटामोल यहीं पे रखा था। तो कहीं ना कहीं हमारा इन्वेंट्री अगर हमने मिसमैनेज किया उसको, या फिर इन्वेंट्री जरूरत से ज्यादा हुआ, तो भी वो एक तरह से लॉस है, वेस्टेज है। सिमिलरली मोशन यानी गति, जब मशीनें चलती हैं तो उसमें कई सारे पुर्जे जो है वो भी मूव करते हैं, वो खींचते हैं, आपका फ्यूल भी उसमें इंक्लूड होता है। तो जब भी कोई भी मशीन गति में आता है तो उसमें वेस्टेज होते हैं। अगर आपका मशीन प्रॉपरली मेंटेन्ड नहीं है तो आपका वेस्टेज ज्यादा बढ़ने का संभावना है। जैसे कि मानिए आपका गाड़ी, नए नए गाड़ी में जो माइलेज आपको मिलता है, पुराने गाड़ी में वो माइलेज क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेंटेनेंस का कमी होने के चलते धीरे 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 उसमें वेस्टेज बढ़ता है, आपका माइलेज बढ़ जाएगा, जल्दी आपके ब्रेकडाउन होंगे, शटडाउन होंगे। तो ये होता है वेस्टेज मोशन के चलते। फिर होता है ये चौथा नंबर क्या है, वेटिंग, जो कि बहुत बड़ा वेस्टेज है और हम इसको कहीं ना कहीं इग्नोर भी करते हैं, मजाक मजाक में कहते हैं अरे ये चलता है यार, ये तो इंडियन स्टैंडर्ड है। लेकिन आप कभी उसको देखिएगा कि वेटिंग के चलते हमारे कितने सारे वेस्टेज होते हैं। देखिए, आप दिन में 8 घंटा काम करते हैं एक संस्था में, यानी संस्था आपको 8 घंटे काम करने के लिए पैसा देती है। अगर आपने इसको वेटिंग में गवाया, मानिए एक आदमी 5 मिनट भी वेटिंग में गवाता है, तो 10 आदमी 50 मिनट, एक संस्था का 50 मिनट वेस्टेज होता है। 50 मिनट यानी लगभग 1 घंटा के आसपास अगर आपका पैसा सिर्फ वेस्टेज में सैलरी दिया जाए, तो ये संस्था के लिए बहुत बड़ा लॉस है कि नहीं? क्योंकि सैलरी तो आपको अच्छा खासा दिया जाता है संस्था की तरफ से। तो अगर आपका वेटिंग में गवाएंगे तो वो पैसा जो है वेस्टेज में जाता है। ओवर प्रोसेसिंग यानी किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को जब हम प्रोसेस करते हैं, अगर उसको जरूरत से ज्यादा प्रोसेस कर दे तो भी एक तरह से वो वेस्टेज ही है। जैसे कि आप घर में सब्जी बनाते हैं और बनाते बनाते वो जल गया, तो क्या हुआ? आप उसको क्या करोगे? फेंकना पड़ेगा ना, तो वो वेस्टेज हुआ। पूरा का पूरा सब्जी आपने कूड़े दान में डाल दिया, यानी ये ओवर प्रोसेसिंग हुआ। अगर हमने थोड़ा सा ध्यान दिया हुआ था तो हमारा ये वेस्टेज नहीं होता। सिमिलरली ओवर प्रोडक्शन, यानी कभी हम जरूरत से ज्यादा बना लेते हैं कोई भी चीज को। अगर मार्केट में डिमांड नहीं है और हमने बहुत सारा प्रोडक्ट बना दिया है, उसको क्या करना पड़ेगा? इन्वेंट्री में रखना पड़ेगा। कभी कभी वो उसके शेल्फ लाइफ कम होने के चलते वो खराब भी हो जाते हैं। तो ओवर प्रोडक्शन में भी वेस्टेज होता है। जैसे कि आप घर में 2-4 लोग हैं और आपका कुछ गेस्ट आने वाले थे, आपने खाना ज्यादा बना दिया, अचानक गेस्ट ने बोला कि नहीं भाई आज मेरा थोड़ा सा काम आ गया और मैं नहीं आऊंगा, तो आपको खाना क्या करना पड़ेगा? फेंकना पड़ेगा। तो ओवर प्रोडक्शन में भी वेस्टेज है। और ये जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सर्चिंग। इसको हम कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं, बोले क्या, हमें अनजाने में सर्चिंग में हमारे इतने वेस्टेज होते हैं जो हमें पता भी नहीं। लेकिन एक सर्वे के से पता चला है कि एक व्यक्ति अपने एक साल में लगभग 2.5 दिन अपने ये समय का इस्तेमाल करता है चीजों को ढूंढने में। आपको लग रहा होगा 2.5 दिन तो बहुत कम है, 2.5 दिन में क्या हो जाता है? लेकिन एक व्यक्ति, अगर मानिए आपके संस्था में 1,000 व्यक्ति हैं, तो अगर आपके संस्था में 500 व्यक्ति हैं, तो सबके 2.5 2.5 दिन ऐसा अगर वेस्टेज गए, तो सैलरी, आपके इलेक्ट्रिसिटी, कितने ओवरहेड एक्सपेंसेस आपके बढ़ जाएंगे।
तो सर्चिंग जो है ये कहीं ना कहीं हमारा समय खराब करता है, और अगर हम पूरी तरह उसको जोड़ें, जो समय हमारा खराब होता है, तो सर्वे ये कहती है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में 6 महीना सिर्फ चीजों को ढूंढने में व्यतीत करता है। तो ये एक छोटा आंकड़ा नहीं है। आपके जीवन से 6 महीना अगर कम हो जाए तो क्या उसका क्या मायने रखता है। ये हमें बहुत ध्यान देना है कि हम ऐसे वेस्टेज को जितना कम कर सकें उतना हमारे संस्था के लिए और उतना उस व्यक्ति के लिए अच्छा है, क्योंकि व्यक्ति संस्था से जुड़ा हुआ है, संस्था व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। तो अगर हमें संस्था को आगे बढ़ाना है, अगर हम खुद आगे हमें बढ़ना है, तो हमें इन सब चीजों पे ध्यान देना होगा कि हम वेस्टेज को मिनिमाइज करें और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएं, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि 5S क्यों करें। तो इफेक्टिव हाउसकीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे खाने के चीजें बनती हैं। दूध और या फिर दूध प्रोडक्ट्स जो है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है हमारे जीवन डेली लाइफ में, और इसको अच्छे क्वालिटी में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अच्छा क्वालिटी नहीं होगा तो उसका उचित दाम भी आपको नहीं मिलेगा। अगर आप मार्केट में कहीं आपको सक्सेस होना है तो सबसे पहले जो चीज है वो है, आपको ध्यान देना होगा क्वालिटी पे। और क्वालिटी तभी होगा जब आप दुरुस्त हाउसकीपिंग करेंगे, यानी अच्छा साफ सफाई पे ध्यान देंगे, अच्छे तरीके से उन चीजों को हैंडल करेंगे, तभी जाके आपको उन चीजों का उचित दाम मार्केट में मिलेगा। अदरवाइज आप पिछड़ते जाएंगे और कहीं ना कहीं आपके कंपटीटर जो हैं वो आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जो अच्छा क्वालिटी कस्टमर को दिला पाएगा, कस्टमर उसी का प्रोडक्ट लेगा। तो इसीलिए आपको अपने चीजों को, अपने क्वालिटियों पे ध्यान देना है। अब जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो सर्वप्रथम हमारा दिमाग में क्या आता है? सर क्वालिटी का, कई सारे हमारे साथी यहाँ पे जब ट्रेनिंग में आते हैं तो वो हमें कहते हैं कि सर क्वालिटी का मतलब है चीज अच्छा होना। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल सही है, आपका चीज अगर अच्छा है तो बढ़िया है, लेकिन क्या सिर्फ चीज अच्छे होने से हो जाएगा? आपको एक उदाहरण देता हूँ। मानिए आप एक घूमने के लिए किसी जगह पे गए हैं और वहां पे आपको एक होटल में अपने परिवार के साथ खाना खाने जाना है, तो आप कहाँ पे जाएंगे? आप ऐसे होटल चूज करेंगे जहाँ पे खाना अच्छा बनता है। ये आपको कैसे पता चलेगा? इतना आसान तो है नहीं, क्योंकि आप उस शहर में नया है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? जो होटल या रेस्टोरेंट आपको अच्छा दिख रहा है, यानी एनवायरमेंट। जिस जिस रेस्टोरेंट का एनवायरनमेंट आपको अच्छा लगेगा, सर्वप्रथम आप उस परिवार को, आपके परिवार को लेकर वहां पे जाएंगे। आप ऐसे वैसे कहीं भी नहीं घुस जाएंगे, है ना। फिर दूसरा क्या चीज आपके ध्यान में आएगा? दूसरा चीज ध्यान में आएगा कि आप रेस्टोरेंट में तो गए, लेकिन अगर मानिए आपके जो स्टाफ हैं रेस्टोरेंट के, वो आपको अटेंड नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कोई मोबाइल पे लगा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, कोई टीवी देख रहा है, और आप यहाँ पे ऑर्डर देने के लिए वेट कर रहे हैं पर आपको कोई सुन नहीं रहा है, तो क्या आप ऐसे रेस्टोरेंट में बैठेंगे? बिल्कुल नहीं, आप वहां से उठ के चले जाएंगे। यानी तो दूसरा जो चीज है वो है सर्विस। है ना। तो पहला हुआ आपका एनवायरनमेंट, दूसरा हुआ आपका सर्विस। तो एनवायरनमेंट को अगर हम ध्यान देखेंगे ध्यान से, अगर वहां पे हमारा पेपर गिरा हुआ पड़ा है कहीं पे, कचरे, मलबे, और चारों तरफ जमीनों पे तेल या बटर या घी या रंग, कुछ ना कुछ अगर गिरा पड़ा है, ऐसे छोटी छोटी चीजें अगर जहाँ पे पड़े हैं ना, तो वहां समझ लीजिए कि बहुत बड़े बड़े कचरे भी पड़े होंगे। तो हमें इसलिए बहुत जरूरी है कि 5S को हम देखें, 5S को करें, ताकि हम इन सब चीजों को दूर कर सके। हाउसकीपिंग क्या है? इसको हम समझते हैं हाउसकीपिंग यानी सिर्फ क्लीनलीनेस, ऐसा नहीं है। हाउसकीपिंग एक ऐसा चीज है जो आपके संस्था में कई सारे असुरक्षित चीजों को भी दूर करेगा। जैसे हजार्ड्स होते हैं वो भी आपका दूर होगा। जैसे फायर हजार्ड होते हैं, अगर मानिए पेपर इतने जमा जमा हो गए हैं कि वो आग भी पकड़ सकता है कभी ना कभी, मानिए शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ हो गया, तो आग लग सकता है। आपने ऐसा तेल जो है जमीन पे गिरा पड़ा है, स्पिलेज है कहीं पे, तो कोई भी फिसल के गिरेगा तो उसको 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 चोट लग सकती है। तो ऐसे जो हाउसकीपिंग जो है वो सिर्फ आपकी साफ सफाई पे ध्यान नहीं देता है, बल्कि आपको उस एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट से भी बचाता है। ठीक है। अब वो सोचेंगे
छोटी छोटी एक्सीडेंट्स तो होते रहते हैं, क्या फर्क पड़ जाता है हमें। कई सारे हमारे साथी जो फील्ड में रहते हैं, उनको क्या मालूम प्लांट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कभी किसी को चोट लगी, हाँ ठीक है, तो वो तो होता रहता है। लेकिन आप क्या वही आपने देखा सोचा है कि छोटी सी भी एक्सीडेंट में लॉसेस होते हैं या नहीं होते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण पे बता दूं कि अगर मानिए किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति जा रहा है और जमीन पे तेल गिरा पड़ा है और वो फिसल जाता है, गिरने के बाद उसकी पैर की हड्डी टूट जाती है, ठीक है, तो वो छुट्टी लेगा। छुट्टी लेने के बाद क्या होगा, उसका सैलरी तो बंद, उसका सैलरी तो बंद नहीं होगा, सैलरी तो उसको देना पड़ेगा, साथ ही साथ उसको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा उसके मरहम पट्टी के लिए, उसका इलाज के लिए, है कि नहीं। तो ये जो पैसे हैं ये कहाँ से जाते हैं, ये जाएंगे आपके प्रॉफिटेबिलिटी, जो आप रेवेन्यू कमा रहे थे उसी से ही जाएंगे आपके लिए। उसका कोई दूसरा बजट तो होता नहीं है कि आपको कोई दूसरा कोई बाहर से फंडिंग दे दे कि भाई ये एक्सीडेंट फंड है करिए, ऐसा नहीं होता है, वो आपके ही फंड है। यानी जितना आपके एक्सीडेंट्स बढ़ेंगे उतने आपके लॉसेस बढ़ेंगे, उतनी आपकी प्रोडक्ट के जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ता जाएगा, यानी प्रॉफिटेबिलिटी का मार्जिन जो है वो कम होता जाएगा। इसीलिए हमें इन एक्सीडेंट्स, छोटा हो या बड़ा, इन सब पे हमें ध्यान देना है, और बड़ा होने से पहले ही हमें उस पर ध्यान देना है ताकि हम इन चीजों को मिनिमाइज कर सकें। ठीक है, अब मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये एक ऑफिस का फोटो है, ठीक है। क्या देख रहे हैं आप इसमें, कोई मुझे बता पाएगा क्या दिख रहा है इसमें कोई। कुछ भी सही ढंग से नहीं है सर इसमें। हाँ, तो सही ढंग से मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तो आदमी जो है वो भी बड़े ढीले ढाले आकार में बैठे हुए हैं, और हाँ दूसरा सर, है सब कि टेबल भी इधर उधर है, सब चेयर भी। हाँ, चेयर रास्ते में पड़े हैं, चेयर सब गलत तरीके से पड़े हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स है खास करके उनको देखिए किस तरह रखा गया है, ठीक है। और कहीं ना कहीं हमारे जाने अनजाने में हमारे चारों तरफ भी ऐसे ही चीजें पड़े हुए होंगे। ये किसी एक पर्टिकुलर ये का नहीं है, मैंने बहुत सारे जगह पे विजिट किया है, और कहीं ना कहीं मैंने मार्क किया है ऐसे हमारे जाने अनजाने में हम ऐसे चीजें रख देते हैं। जब मैं पूछता हूँ कि ये ऐसे क्यों रखा गया है साहब, ये हमने रिकॉर्ड्स रखे हैं। किस लिए रिकॉर्ड्स रखे हैं ना साहब, जब ऑडिट होगा तब हम इसको दिखाएंगे। अब आप फर्ज करिए आपको ऑडिट में एक डॉक्यूमेंट पूछा जा रहा है, और कहीं नहीं जिसने ये रिकॉर्ड रखा है अब वो संस्था में है नहीं, रिटायर कर गया या फिर उसने रिजाइन कर दिया। अब वो रिकॉर्ड किसने रखा है, कहाँ रखा है, किसको मालूम है, कुछ नहीं मालूम। अब आप क्या करोगे, सारे पोटलियां खोलोगे, सभी में छानबीन करोगे, उसके बाद जाके कहीं पे कहीं आपको वो डॉक्यूमेंट मिलेगा। तो उसके लिए आपको समय कितना लगेगा, अगर 2 मिनट में हो जाए तो कोई बात नहीं, अगर 2 दिन लगे तो सोचिए जरा, आप अकेले लग रहे हैं या 4-5 आदमियों को लगा के काम कर रहे हैं, और 4-5 लोगों का सैलरी। 6-7 आदमी बन रहे हैं हम। हाँ। तो कहीं ना कहीं हम ऐसे चीजों से घिरे हुए हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक दूसरा तस्वीर भी दिखाता हूँ, अब ये देखिए। ऐसे माहौल में कोई व्यक्ति काम करेगा कि सोएगा। सो जाएगा। अब तो सोएगा, भाई इसके सिवा तो कोई ऑप्शन ही आप नहीं है सर। तो ये हमारा देखिए, हम सबसे ज्यादा समय हमारे पूरे दिन में 8 घंटा जो है वो हमारे ऑफिस में बिताते हैं, या प्लांट में बिताते हैं, या कई कार्य क्षेत्र में बिताते हैं, लेकिन हम बहुत कम समय अपने घर में रहते हैं। जहां हम ज्यादा समय बिताते हैं वो जरूरी है कि उसका एनवायरनमेंट को हम ठीक करें, ताकि हम हमारा उसमें मन लगा रहे काम करने में, हम अपनी 100% वहां पे दे पाए, ताकि हमारा जो फुल पोटेंशियल है वो इस्तेमाल हो सके। अगर उस करिए आप चला रहे हैं, अगर वो मिल्क यूनियन आपका हो, आप उसके मालिक हो, और ऐसे माहौल में आपने आपके कर्मचारी बैठे हैं जो काम नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं इसके चलते, इस तरह के एनवायरनमेंट के चलते, तो क्या आप उसको ऐसे रहने देंगे, क्योंकि उससे आपकी लॉसेस बढ़ेंगे। ठीक दूसरे है, प्रॉफिट मिलेगा। हाँ जी। अब और ये अनसेफ भी है। अनसेफ किस तरह, आप देखिए ये ड्रॉयर खुला है, किसी के पैर में चोट लग सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं, आग पकड़ सकता है, ठीक है। कुर्सियां टेबल कभी टूट गया तो उसमें इंजुरी भी हो सकती है। तो ऐसे ना सिर्फ ये अच्छा दिखने खराब दिख रहा है, बल्कि ये अनसेफ भी है। ऐसा एनवायरमेंट जो है काम करने के लिए भी अनसेफ है, तो इसको कौन ठीक करेगा, ठीक है। अब मैं आपको प्लांट एरिया दिखाता हूँ। प्लांट एरिया में कहीं ना कहीं अब ये
आप देख सकते हैं ये फ्लोर जो है वो इसमें स्लिपरी है और स्वैम्प भी है यहाँ पे। I'm not. ठीक है, अब ये स्टोर एरिया देखिए। स्टोर एरिया में इसमें आपको सामान ढूंढने के लिए कहा जाएगा तो भूसे में से सुई ढूंढने जैसा होगा। अब ये एक पीठ देखिए जहाँ पे ये वाल्व है, ये पूरे डस्ट से भरा हुआ है। तो ऐसे जगह पे अगर हम काम करेंगे तो एक्सीडेंट्स होना तो तय है, साथ ही साथ हमारे क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, सर्विसेज की क्वालिटी और एनवायरनमेंट की क्वालिटी तीनों खराब हो। और उसका क्या होगा नतीजा, खामियाजा ये भुगतना पड़ेगा कि लॉसेस, ठीक है, वेस्टेज बढ़ते जाएंगे, डैमेज बढ़ते जाएंगे, एक्सीडेंट्स बढ़ते जाएंगे और उसके वजह से आपके फाइनेंशियल लॉसेस भी बढ़ते जाएंगे। तो हमारे पास तीन ऑप्शन है इसको करने के लिए। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है कि हम ऐसे ही रहेंगे, जैसे हैं वैसे रहेंगे, कचरा फैलाते जाएंगे, कचरों का पहाड़ बनाते जाएंगे, ठीक है, ऐसे अ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है जैसे, मान लीजिए। या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास यह है कि हम किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को, किसी हाउसकीपर को या एजेंसी को नियुक्त करेंगे कि भाई कचरा तो हम कर लेंगे पर तुम्हारा काम है उसको साफ सफाई कर लेना, ठीक है। ये क्योंकि मेरे पास पैसे बहुत है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है और मैं तुम्हारे जैसे 10 आदमी को रख सकता हूँ, वो सब कर लेंगे। तो वो भी आप देख सकते हैं। या फिर आपके पास तीसरा ऑप्शन क्या, कि अपना कचरा खुद से साफ कर लेना। अपना जो वेस्टेज आपसे जनरेट हो रहा है, आपके काम में जनरेट हो रहा है, उसका साफ सफाई करना आपका दायित्व है, अगर आप ये अगर मानते हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, ये तीन ऑप्शन आपके पास है, तो तीन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेहतर आपको लग रहा तीसरा वाला सर, अपना काम करके अपना है? वेस्टेज हाँ, खुद हटा दे। तीसरा वाला काम खुद करना, है ना, अपना काम खुद करना। अगर ये हो सके तो इससे बेहतर और कुछ नहीं, क्योंकि इससे एक तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होगी, साथ ही साथ आपके बचत भी होंगे, आपका संस्था का बचत होगा और आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में भी रह पाएंगे। ठीक है, तो अगर ये तीसरा ऑप्शन को हम चूज करते हैं तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि ये 5 एस हम कैसे करें। ठीक है, तो पहला एस जो है ये जापानीज में इसको कहते हैं सैरी। अब जापान ने इसको बनाया था तो उन्होंने अपने तरीके से इसका नाम दिया था, क्या नाम दिया था? सैरी। लेकिन इसका इंग्लिश मीनिंग होता है सॉर्ट और हिंदी मतलब है छांटना। ठीक है, यानी पहला हम काम करेंगे छांटने का काम। क्या छांटाई करेंगे? जब हमारे पास बहुत सारे सामान होते हैं तो हम उनमें से छांटेंगे कि हमारे उन चीजों में से कौन से चीजें हमारे काम के लायक नहीं है। ऐसे बहुत सारे चीजें, वस्तु हमारे चारों तरफ पड़े होते हैं जो हमारे काम के लायक नहीं है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, अगर मानिए आप एक पिगी बैंक यानी गुल्लक, उसको जब आप खोलते हो क्या होता है? एक ही टाइप का कॉइन होता है या अलग अलग टाइप के कॉइन होते हैं? अलग अलग होते हैं सर, सब अलग छांटना अलग पड़ेगा फिर सिक्के बाद होते में। हैं। हाँ, हाँ, अलग अलग सिक्के होते हैं। तो इसमें जब पिगी बैंक आपने खोला तो आपको अलग अलग टाइप के कॉइन्स मिले, लेकिन उसमें कुछ ऐसा मान लीजिए ऐसे भी निकले जो पुराने हैं, जो अब चलते नहीं है। जैसे 20 पैसा, 25 पैसा, है ना। ये कभी कभी ऐसे भी निकलते हैं कि नहीं निकलते पिगी बैंक से? हाँ जी। हाँ सर। हाँ, तो ये आप फिर उसको कैसे आगे कैसे बढ़ते हैं? अब वो पिगी बैंक खोलने के बाद आगे पहला काम क्या करते हैं? उसको सॉर्टिंग करते हैं। हाँ, सॉर्टिंग करते हैं यानी छांटते हैं। 1 रुपए का सिक्का अलग करते हैं, 2 रुपए का सिक्का अलग करते हैं, 5 रुपए का सिक्का अलग करते हैं और फिर उसमें से 20 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा जो पड़ा हुआ था पुराने जमाने का, उसको आप निकाल लेते हैं। उसको फिर दोबारा आप उसके काम में लगेगा नहीं तो आप उसको क्या करोगे? डिस्कार्ड करोगे, यानी उसको कहीं ना कहीं आप दे दोगे। आप चाहे उसको पिघला लो या उसको कहीं सजा के रख लो, उतना कुछ करोगे, लेकिन उसको आप दोबारा उसको आप अपने पास नहीं रखोगे। वैसे ही सॉर्टिंग में पहला काम वही करना है कि हमें अपने सामानों को पहले छांटना है, एक जैसे सामानों को अलग करना है और जो सामान हमारे काम के लायक नहीं है हमें उसको डिस्कार्ड करना है। डिस्कार्ड यानी आप तो या तो उसको डस्टबिन में डाले या उसको बेच दे, किसी को दान में दे दे, जो भी करे, लेकिन उसको अपने पास रखना नहीं है। ठीक है, आप घर में भी अपने नजर दौड़ा के देखिए,
ऐसे कई सारे चीजें पड़े होंगे जो आपके काम की चीज नहीं है पर रखे हुए हैं आप। ठीक है, जैसे जूते के स्टैंड में कई सारे जोड़ी जूते होते हैं, लेकिन ऐसे भी जूते पड़े हुए हैं जो साहब आप पहनते नहीं हो आजकल, लेकिन वो ऐसे जगह भर के पड़े हुए हैं। टूथब्रश जहाँ पे रख रहे हैं, घर में दो आदमी होगा लेकिन चार टूथब्रश पड़े होंगे, छितर चुके हैं, वो खराब हो चुके हैं, लेकिन आपने उसको रखा हुआ है। पहला काम हमें वही करना है, पहला एस में क्या है, जो चीजें हमारे काम के लायक नहीं है उनको हमें हटा देना है। ठीक है, तो पहले आप जी। अपने टेबल पे देखें, डेस्क पे देखें, शेल्फ में देखें, अपने कबोर्ड में जी। देखें, जो सामान है उसको निकालें और उसको सॉर्टिंग करें, अलग अलग करें। उसके बाद जो भी सामान आपका नहीं है काम के, उसको वहां से हटा दें। ठीक है, सिमिलरली डेयरी में हम देखें इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं। जब आप समितियों में दूध देते हैं, तो गाय और भैंस का दूध आप ले रहे हैं इकट्ठे, तो उसमें क्या होता है, एक बार आपने कंप्यूटर पे गाय का लिया, एक बार फिर भैंस का लिया, एक बार गाय का लिया, फिर भैंस का लिया, तो इसमें समय भी जाएगा। अगर मानिए दो काउंटर कर देते हैं गाय और भैंस का अलग अलग, तो बहुत आसान है, आपका जल्दी काम बन जाएगा। या फिर आप दूध के या फिर आप अपने डेयरी में ऐसे कई सारी चीजें जहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉर्टिंग करके अलग अलग करना चीजों को। ठीक है, ये पहला एस होता है। अब चलिए देखते हैं दूसरा एस क्या है। दूसरा एस है, जापानियों ने इसका नाम रखा था सेइटोन। ठीक है, यानी इसको इंग्लिश में कहेंगे सेट इन ऑर्डर, यानी क्रम में लगाएं, क्रम में रखना, चीजों को उसके क्रम के हिसाब से रखना। हम सब साफ सफाई तो करते हैं, साफ सफाई करके हम, हर कोई साफ सफाई पसंद करता है, ऐसा नहीं है कि हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि आप सब चारों तरफ गंदगी है, ऐसा नहीं है, साफ सफाई हम सब ही करते हैं। लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीका अगर हम अपनाएंगे तो उसका क्या फायदा होगा। तो ये सिस्टमेटिक तरीका में ये दूसरा ऐसा आता है सेट ऑन, यानी सेट इन ऑर्डर। हम चीजों को क्रमबद्ध तरीके से अगर रखेंगे तो उसका हमें ज्यादा फायदा होगा। अब जैसे आपने सॉर्टिंग कर लिया पहले, पिगी बैंक को, 1 रुपया अलग निकाला, 2 रुपया अलग निकाला, 5 रुपया अलग निकाला, फिर आप क्या करते हो। फिर उसको क्रम में सजा के रखते हैं, हर पैसा का हाँ अलग अलग और क्या। हाँ, मतलब आपने पहले 1 रुपए का सिक्के का पिलर ऐसा टावर बनाया, फिर 2 रुपए का टावर यस बनाया, दस यस। दस का टावर बनाया, या 20-20 का टावर बनाया। तो आपने इस तरह उसको सजा के रखा ताकि आपको काउंटिंग में इजी हो, है कि नहीं। यस तो यस। वैसे ही आप कोई भी चीज जब भी आप सॉर्टिंग करो तो उसका नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप उसको सेट इन ऑर्डर करो। यानी डॉक्यूमेंट सपोज करो आप कर रहे हो, तो डॉक्यूमेंट में आप देख लो, आपने पहले तो उन डॉक्यूमेंट्स को हटा दिया जो आपके काम के लायक नहीं है, कई दिनों से पड़े हुए हैं, उसको कोई नहीं देख रहा है। अगर उसको आपको रखना भी है तो आप उसको डिजिटलाइज कर सकते हो, यानी उसको स्कैन कर लो, स्कैन करके एक फाइल बना के रख लो। और हार्ड कॉपी जो कुतर गया, चूहा कुतर चुका है, धूल मिट्टी खा चुके हैं, उसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट भी मना नहीं करता है, आपका स्कैनिंग चलता है। ठीक है, खैर, तो सेट इन ऑर्डर में क्या करना है, हमें क्रमबद्ध तरीके से चीजों को रखना है, सजा के उसको रखना है। ठीक है, डेयरी में भी इसका आप देखिए किस तरह फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो सिस्टम होता है, यानी पहला चीज जो बना है अगर मैं उसको पीछे रख दूंगा तो क्या होगा, वो मेरा खराब हो जाएगा। क्योंकि उनके शेल्फ लाइफ होते हैं, एक दिन उसका मानिए आपका पैकेट मिल्क का 2 दिन में आपका खत्म हो जाएगा, तो आपको उसको पहले मार्केट में भेजना होगा, तो उसको आगे रखना है। तो इस तरह एक ऑर्डर बना के रखना है कि कौन सा सामान पहले, कौन सा सामान बाद में। अब अलमारी को मैं अगर आपका उदाहरण दूं, तो अलमारी में कपड़े रखते हैं। कुछ कपड़े होते हैं जो रोज पहनते हैं, कुछ कपड़े होते हैं आप कभी कभी पहनते हैं, और कुछ कपड़े होते हैं साल में कभी पहनते हैं। जैसे ऑफिस आना जाना है रेगुलर, आप कुछ कपड़े रखते हैं, तो वो कपड़े सामने रखे। अभी आपको पार्टी में जाना है, कोई ऐसे पार्टी कप ओकेजनली। वेयर, हाँ पार्टी वेयर से ओकेजनली है, तो या कोई त्योहार में पहनते हैं, तो उसको आपको उसके पीछे रखे। और फिर आप सर्दियों में या गर्मियों में कुछ कपड़े ऐसे खास पहनते हैं, तो आप उसको पीछे रखे, क्योंकि वो साल में कभी कभार पहनना पड़ेगा। तो इस तरह अगर आप उसको क्रमबद्ध तरीके से रखेंगे तो आपको ज्यादा इजी होगा उन चीजों को निकालने में, यूज करने में, रखने में। और वो खराब भी नहीं होंगे बाकी सारे, नहीं तो सब इकट्ठे अगर ठूस देंगे, फिर क्या करना पड़ेगा, सबको ऐसे छांट अलग अलग करके खोलना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, फिर जहां कहीं निकलने बैठ के इस्त्री मारना पड़ेगा, उससे भी आपका टाइम वेस्टेज होता है। खैर, तो ये दूसरा एस जो है इसको हम करेंगे सेट इन ऑर्डर करते हैं। फिर तीसरा एस आता है शाइन, इसको जापानीज में कहते हैं सैसो, यानी शाइन, यानी साफ सुथरा करना, स्वच्छता। सिर्फ चीजों को क्रमबद्ध तरीके से रख देने से नहीं होता है, आपको उसको साफ सफाई करके रखना पड़ेगा।
ठीक है। अगर मैं जूता रख रहा हूँ स्टैंड में या किताब रख रहा हूँ शेल्फ में, तो उसको एक ढंग से रखूं। ऐसा नहीं कि मेरा शेल्फ है और मुझे वहां पे किताब रखने के लिए कहा गया तो मैं कैसे भी उसको ठूस दूं। नहीं, अगर मुझे जूता रखना है स्टैंड में तो मैं उसको जूता को ऐसे ही कहीं भी ठूस दूं, ऐसा नहीं है। एक ढंग से पॉलिश करके मैं उसको अगर रखता हूँ तो कहीं भी जाते समय मेरा समय खराब नहीं होगा उस जूते को पॉलिश करने के लिए, साफ साफ करने के लिए। तो वो जब मेरे पास समय है तो ये काम मैं उसको पहले से ही कर लूंगा। ठीक है। तो ये तीसरा एस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लीनलीनेस। अगर मैं वर्क प्लेस जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं, अगर उसको मैं स्वच्छता वहां पे बनाए रखूं, तो माहौल मुझे मानसिक, मेरा जो स्थिति है उसको शांत करेगा, उसको मुझे कंफर्ट देगा और मेरा काम में मन लगा रहेगा और मैं अपना 100% वहां पे दे पाऊंगा। अगर मैं कुछ सोच रहा हूँ, कुछ करने के लिए वहां पे सोचना पड़ रहा है मुझे, लेकिन मेरे सामने छिपकली जा रही है, मेरे सामने चूहे दौड़ रहे हैं, मेरे सामने कॉकरोच घूम रहे हैं, वहां से बदबू आ रहा है, तो क्या मैं काम में ध्यान दे पाऊंगा? नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं उसका स्वच्छता बनाए रखना हम सभी का जिम्मेदारी है। आपने खुद ही कहा ना, 3 क्राइटेरिया में से हमें तीसरा क्राइटेरिया को अगर देखना है कि हम अपना काम खुद करना है, तो ये वेट मत करिए कि भाई चपरासी आके कर लेगा या फिर कोई ऑफिस बॉय आके ये सब काम करेगा। ये अब अपना काम है, मैं इसी टेबल पे बैठ रहा हूँ, मैं ये टेबल मेरा है। जब तक मैं इस जॉब में हूँ तो ये टेबल मेरा है, ये सारे प्रॉपर्टी मेरे हैं। ये ओनरशिप लाना पड़ेगा। ये आप ये मत सोचिए कि भाई ये यहाँ पे तो मैं बस नौकरी कर रहा हूँ और मेरा बाकी और क्या कर लेना देना। नौकरी कर रहे हैं लेकिन नौकरी के लिए आपको तनख्वाह तो दिया जा रहा है ना। और ये तनख्वाह कहाँ से आ रहा है? तनख्वाह आ रहा है ताकि आप जो काम कर रहे हैं, आप ही का काम का ही तनख्वाह आपको मिल रहा है, दूसरे का काम का नहीं मिलता है। जो जो प्रोडक्टिविटी आप दिखाओगे उसी का ही आपको सैलरी मिलेगा। कोई कहता है कि भाई मेरा तो सैलरी कम है क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी कम है। क्यों प्रॉफिटेबिलिटी कम है ढूंढो। जब आप पूछोगे क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, तब आपको समझ में आएगा अरे ये तो मेरी ही गलती है। हम अगर अपना 100% देंगे तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। खैर, तो स्वच्छता जो है इसको आपको मेंटेन करना होगा। डेयरी में भी देखिए, जिस जिस जगह पे आप दूध रखते हैं, जो कंटेनर है आपका, बीएमसी है आपका, जो भी कैंस वगैरह है, आप उसमें साफ सफाई स्वच्छता रखें तो आपको दूध खराब नहीं होगा, प्रोडक्ट आपके अच्छे रहेंगे और आपको उचित दाम उसका मार्केट में मिलता रहेगा। ठीक है। सिर्फ आपको 2 एस कर देने से नहीं होगा। आपने दूध को सॉर्टिंग कर लिया, आपने दूध को अच्छे से रख दिया, नहीं। आप उसको एक स्वच्छ जगह पे रखना पड़ेगा। जिस बर्तन में आप रख रहे हैं, जिस जगह पे आप रह रहे हैं, जिस ऑफिस में, तो उसको स्वच्छता अगर आप बने रखेंगे तो आपको अच्छा उसका उचित दाम भी मिलेगा। अब आते हैं चौथे एस पे। चौथा एस है, जापानीज में इसको कहते हैं सिकेत्सु, यानी स्टैंडर्डाइज, यानी मानकीकरण। ठीक है। कोई भी चीज अगर मैं उसको एक रिकॉर्ड में कन्वर्ट कर दूं, जो काम मैं कर रहा हूं उसको मैं एक रिकॉर्ड बनाऊं या फिर एक डिस्प्ले करूं, डिस्प्ले समझ रहे हैं, मैं उसको दिखाऊं कहीं, तो क्या होगा, काम बहुत आसान बन जाएगा। किसके लिए? मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं तो उसको कर रहा हूं, दूसरे के लिए भी वो काम इजी हो जाएगा। सपोज करिए मैं, मेरे घर में मैंने एक नियम बनाया कि भाई चाबी, अक्सर हमारी चाबी गुम हो जाती है कि नहीं? आप मानते हो कि नहीं? कहीं भी निकल रहे हो तो बहुत सारे लोग चाबी ढूंढते हैं, है कि नहीं? यस सर, इसलिए हाँ की स्टैंड बनाता है आदमी। जी। तो दरवाजे के पास एक की हैंगर बनाता है और उसमें की सारे लटका के रखता है। ठीक है। लेकिन ये नियम आपने बनाया और नियम आप फॉलो कर रहे हो रिलीजियसली, लेकिन जरूरी नहीं कि आपके घर वाले भी उसको फॉलो करें। और अगर करते भी हैं तो क्या होगा, कई सारे चाबी ऐसे होते हैं जो एक जैसे होते हैं, तो आपको फिर वही दिक्कत होगा कि मैं ये चाबी लूं या वो चाबी लूं। तो आपने उसका एक नियम बना दिया कि भाई ये, मानिए आपके घर में 4 कमरे हैं, या हॉस्टल में जैसे आते हैं या होटल में जो काम करते हैं, आपने देखा होगा जब होटल जाते हैं तो चाबी का पीछे एक हैंगर होता है, उसमें नंबर लिखे रहते हैं, रूम नंबर, ये चाबी। तो ये है स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है। वैसे ही अगर सब्जी बनाते हैं आप कभी कभी घर में, महिलाएं तो एक्सपर्ट होते ही हैं, लेकिन पुरुष ज्यादा उसमें, उनका हाथ साफ नहीं है। लेकिन आज के डेट में कोई इम्पॉसिबल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि रेसिपी होता है। ठीक है। रेसिपी, पहले महिलाएं
वो टीवी से देख के लिखती थी डायरी में। क्यों लिखती थी? ताकि उसको बाद में उसको फॉलो कर सकें और आपके लिए एक अच्छा डिश बना सकें। वैसे ही आज कोई भी, इवन छोटा सा छोटा बच्चा भी जो कम से कम कड़छी चला सकता है, वो भी खाना बना सकता है वो रेसिपी को पढ़ के। यानी वो कहीं पे रिकॉर्डेड है, उस रिकॉर्ड को पढ़ के वो स्टैंडर्डाइज्ड है कि इतना मसाला इसमें डालना है, इतने किलो में इतना मसाला डालना है, इतने नमक डालने हैं, इतने हल्दी डालने हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। तो उस स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो करके मैं कोई भी वो काम कर सकता है इजीली। मानिए वो फाइल आपने रखा हुआ है, आपने बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ मेंटेन किया हुआ है, लेकिन फाइलों में नाम नहीं है, या फिर कौन से कैबिनेट में कौन सा फाइल है वो कहीं पे भी पता नहीं है, कहीं पे लिखा नहीं है, और आप आज छुट्टी पे है, आपके भाई का शादी है, कोई घर में कोई शादी है, या आप कहीं घूमने गए हैं, आप छुट्टी पे हैं, तो आपके चलते वो काम रुक जाएगा। काम रुका यानी सारा एंटायर जो प्रोसेस है वो डिले हो जाएगा। तो वो काम ना रुके, इसलिए हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम उन चीजों को एक स्टैंडर्डाइज तरीके से रखें और उसकी जानकारी सबको हो कि ये फाइल यहाँ पे है और ये डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं डेयरी में कहूँ, हाउस कीपिंग का हम एक स्टैंडर्डाइजेशन बना सकते हैं। हम डे वाइज कौन से जगह पे आज हाउस कीपिंग करेंगे, क्लीनलीनेस करेंगे, कौन सा इक्विपमेंट का हाउस कीपिंग करेंगे, कौन से समय पे कौन से दिन पे ये करेंगे। तो अगर हमने इसका एक डिस्प्ले कर दिया या कोई भी एसओपी का डिस्प्ले किया तो कोई भी उस काम को कर सकता है कि नहीं। अब जैसे आपकी गाड़ी का ही देख लीजिए, आपके गाड़ी के साथ साथ आपको एक मैनुअल मिलता है, उस मैनुअल में लिखा रहता है इतने किलोमीटर ड्राइव करने के बाद आपको ये गाड़ी को सर्विसिंग कराना है, इतने किलोमीटर के बाद आगे का पहिया पीछे, पीछे का पहिया आगे करना है, इतने किलोमीटर के बाद आपका एयर फिल्टर चेंज होगा, इतने किलोमीटर के बाद आपके इंजन ऑयल चेंज होंगे। अगर ये लिखा नहीं होता तो क्या होता, 2 महीने में आपकी गाड़ी कबाड़ हो जाती। ये लिखा हुआ है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, इसलिए आज आपका गाड़ी एकदम बढ़िया कंडीशन पे है, आपको रोड पे धोखा नहीं देती। सिमिलरली कोई भी मशीन तभी ब्रेक डाउन होता है जब वो प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होता है। ब्रेक डाउन यानी चाहे 1 घंटा भी ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होने से क्या होगा, आपके प्रोडक्शन रुक गए, प्रोडक्शन रुके और साथ ही साथ आपके जो बिजली का खर्चा है वो तो कहीं नहीं जाने वाला, बिजली तो आप काट नहीं दोगे उस टाइम पे, 1 घंटा आपका बिजली वेस्टेज है। रॉ मटेरियल जो उसका शेल्फ लाइफ होता है वो खराब हो रहा है धीरे धीरे। तो एक छोटा सा गलती कितना बड़ा लॉस कर देता है। तो इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन बहुत जरूरी है, और स्टैंडर्डाइजेशन का सबसे बढ़िया तरीका है डिस्प्ले। जितना आप डिस्प्ले कर पाओगे, जितना आप दिखा पाओगे, उतना वो बेहतर तरीके से हो पाएगा। ठीक है। अब पांचवा जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस है, शित्सुके जिसको जापान में कहते हैं, और इसका इंग्लिश मीनिंग है सस्टेन, यानी इसे बनाए रखें। ये एक सेल्फ डिसिप्लिन होता है, यानी मैं इसको अपने जीवन में खुद से कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैं दूसरों को इसके लिए प्रोत्साहित कर रहा हूँ और रेगुलर बेसिस पे कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ आज करना है क्योंकि मेरे घर में आज मेरे गेस्ट आ रहे हैं तो सारे जो है कचरे आए भाई सब साफ 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 कर लो, कोई उधर नीचे बेड के नीचे ठूस दो, कुछ को कहीं छज्जे पर रख दो, ऐसा करके हम साफ कर लेते हैं। या कब तक वेट करता है, दिवाली, दिवाली आएगा तो तभी साफ सफाई होगी। ये हमारा कल्चर है, एक ट्रेडिशन है, दिवाली की साफ सफाई हो रही है। क्यों भाई दिवाली में साफ सफाई हो रही है, साल भर क्यों नहीं कर रहे हो? दिवाली तक वेट करने का कोई रिवाज थोड़ी है। आप रेगुलर करो उसको, जब आपको समय मिले आप 1 मिनट 2 मिनट साफ सफाई के कार्य में दो, तो आपको दिवाली में 2 दिन छुट्टी लेके कमर तोड़वा के हड्डी तोड़वा के वो साफ सफाई करना नहीं पड़ेगा, लेबर लगवा के, है कि नहीं। मंत्री आ रहे हैं, चूना डालते हैं, वो ब्लीचिंग पाउडर फेंकते रहते हैं, वो सारे जितने जाला है साफ कर लेते हैं, और कहीं पे एमडी विजिट कर रहे हैं किसी सोसाइटी पे, या चेयरमैन आ रहे हैं, तो तभी हम लग पड़ते हैं अपने सारे साफ सफाई के कार्य में। वो जो साफ सफाई आप कर रहे हो, क्या उसके लिए आपको पैसे मिल रहे हैं कि 2 दिन भाई लगे रहो साफ सफाई में? नहीं, वो आपके प्रोडक्शन वेस्टेज हो रहा है। आपको तभी करना है जब आपको उसके लिए समय निर्धारित करते हो। रोज एक दिन ऐसा बना अपने रूटीन में डाल दो कि इतना समय मैं साफ सफाई के कार्य में दूंगा, तो मुझे वो नौबत नहीं आएगी कि मैं एकदम से उसमें जान झोंक दूं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये पांचवा ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये डिसिप्लिन की बात है। वो सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी को खुश करने के लिए मुझे करना है, ये मुझे करना है क्योंकि इसकी जरूरत मुझे है, ये किस मैं इसको अपने लिए कर रहा हूँ। ठीक है।
तो ये सस्टेनेबिलिटी की बात है। अगर हम इसको करेंगे तो ये सस्टेन रहेगा, ऐसा जो एनवायरनमेंट है ये बना रहेगा। डेयरी में भी हम इसका पालन कर सकते हैं, तो ये सभी को करना होगा। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। जैसे कि हमारे सत्र के शुरुआत में अशोक सर ने कहा कि हमने पहले इसको अपने ग्रुप में भी किया है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ आपको यहाँ पे एक सेशन पढ़ा रहे हैं या कुछ बता रहे हैं, नहीं भाई, हम अपने ग्रुप में भी करते हैं इसको। चलिए ये देखिए, हमारे ग्रुप में एक कपबोर्ड को हमने देखा कि इस तरह का हालत है। मैंने एक ही कपबोर्ड का उदाहरण मैं अभी आपको दे रहा हूँ, ऐसे हमने सारे चीजों को किया है। ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है इसमें? सर सब इतर बितर होके रखा है। अरे अस्त व्यस्त हैं, इधर उधर हैं, फाइलें हैं, फोल्डर हैं, सब कुछ है, लेकिन सब अस्त व्यस्त है। ठीक है, अब हमने पहला एस इसमें क्या किया, पहला एस हमने इसको किया। क्या पहला एस क्या कहता है? सॉर्टिंग। यस, सॉर्टिंग यानी छांटना। सॉर्टिंग करेंगे सर पहले। आप इसमें देख सकते हैं हमने कपबोर्ड में से सारे सामान को पहले निकाल दिया। ठीक है, कपबोर्ड में से सारा निकालने के बाद उसको अलग अलग किया, सॉर्टिंग किया, अलग अलग सबको किया। अब ये देखिए, सॉर्टिंग के बाद क्या कहता है? को क्रम में लगाएंगे सर, सेट इन ऑर्डर। नहीं, सॉर्टिंग में एक और चीज होता है, डिस्कार्ड करना। डिस्कार्ड यानी जो फेंक देंगे, जो वेस्टेज होगा सर। हाँ, जो चीजें हमारे जरूरत की नहीं है हमें उसको हटा देना है। तो हमने ये हटा देखिए देना। ये किया, हटा दिया चीजों को वहां से। ये देखिए सभी डॉक्यूमेंट्स को हमने यहाँ पे सॉर्टिंग किया। ठीक है, इवेंट वाइज एंड डेट वाइज हमने उसको सॉर्टिंग किया। ठीक है, जो डेट अभी का है वो ऊपर रहेगा, जो नीचे नीचे होता जाएगा वैसे होता जाएगा, और जो इवेंट वाइज है हमने उसको उसी हिसाब से रखा। ठीक है, तो इस तरह करके हमने ये किया। पहला एस हो गया सॉर्टिंग। दूसरा एस क्या बोला मैंने? सेट इन ऑर्डर। हमने उसको अब क्या, देखिए ये देखिए, ये सेट इन ऑर्डर। ये मैं यहाँ पे आपको हाँ, आप ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, इस तरह करके मैंने इसको नंबरिंग करता हुआ, ठीक है, इस तरह ये नंबरिंग करता हुआ मैंने इसको रखा। ये हो गया दूसरा एस। तीसरा एस क्या कहता है? स्वच्छता, साफ सफाई। शाइन। यस, वेरी गुड, शाइन, स्वच्छता। तो आप देख सकते हैं इस कपबोर्ड को हमने एक स्वच्छ तरीके से रखा है। सर। ठीक है, ऐसा नहीं कि फाइल रखना है तो पहले वाले में भी फाइल रखा हुआ था, इसमें भी फाइल रखा हुआ था सारा ना, लेकिन हमने इसमें क्या किया, एक क्रमबद्ध तरीके से और स्वच्छ तरीके से इसको रखा है। ठीक है, और चौथा एस क्या कहता है? सर मानकीकरण, मतलब वही नंबरिंग जो कर दिए सर आप। स्टैंडर्डाइज, मानकीकरण। मानकीकरण यानी अब ये जो फाइलें हैं, ये फाइल किस बात के लिए, कैसे पता चलेगा? अगर जिसने सपोज करिए हमारे कलीग ने इस फाइलों को रखा है लेकिन वो आज नहीं है, वो आज छुट्टी पे है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई वो कहाँ पे रख दिए हैं हमारे वो साथी? हमने क्या किया, यहाँ पे आप देख, यहाँ पे एक लिखा हुआ है। हाँ, ये पहला रो में कौन कौन से फाइल हैं, ठीक है, ये दूसरे रो में कौन कौन से फाइल हैं, तीसरे रो में कौन कौन से डॉक्यूमेंट या फाइल हैं, इस सभी चीजों को नंबर वाइज और डेट वाइज, इवेंट वाइज हमने यहाँ पे मार्क किया है। कोई भी व्यक्ति अब ये, और ऊपर से ये कबोर्ड जो पहले आपने इसको देखा था यहाँ पे, ये देखिए कई सारे कबोर्ड है और कहीं भी नंबर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हर कबोर्ड का एक नंबर है। तो अभी इसको हमने डिस्प्ले कर दिया है कि 5 नंबर कबोर्ड के 1 नंबर रो के तीसरा फाइल को आप जाके सीधा वहां पे वो डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। अब बताइए कौन सा ज्यादा आसान है, पहले में से डॉक्यूमेंट ढूंढना या दूसरे में से डॉक्यूमेंट ढूंढना? दूसरे में से सर। दूसरे में से सर। हाँ, समझ में आया? ये है 5S का तरीका। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चारों एस किया। पहला एस सॉर्टिंग, दूसरा एस हुआ सर, किसी को बनाए रखेंगे और क्या। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये 5वां एस जो है सबको करना है, कोई एक करेगा तो नहीं होगा।
हाँ, तो नहीं एक सर। का तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मैं सपोज करिए मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरा दूसरा साथी जो है वो फिर तितर बितर करके डाल देगा सब इधर उधर अस्त व्यस्त करके, तो क्या फायदा है। तो उस पे चार्ज लगेगा सर। हाँ, वो चार्ज लगाइए। ठीक है, तो ये 5 एस अगर आपने कर दिया तो आपका अब जो समय जा रहा था ढूंढने में डॉक्यूमेंट्स को, वो अब नहीं जाएगा। और अगर समय आप बचाते हैं तो आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट में लगाइए, पढ़ लीजिए, अच्छा पढ़ लीजिए, कुछ अच्छा कर लीजिए, कुछ अच्छा नया कुछ सोच लीजिए। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ और आपको उदाहरण देता हूँ। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या रखा है ये, सैनिटाइजर एंड फर्स्ट एड किट। सैनिटाइजर है, ये क्या है, फर्स्ट एड किट सर। हाँ फर्स्ट एड किट। यानी मैं अगर फर्स्ट एड किट यहाँ से लेके जाता हूँ, लाके यहीं पे रख, कोई दूसरा जब ढूंढने जाए तो यहाँ वहां ना ढूंढे, सीधा यहीं पे आ जाए। सैनिटाइजर मैंने लिया यहाँ से, तो इससे एक जगह निर्धारित हो जाता है कि यही जगह पे ही यही सामान पाया जाएगा, अब और कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं है। ये वॉशरूम में हमने किया है। एक और एरिया दिखाता हूँ, पीने का पानी, पानी की जगह पे बहुत सारे लोगों को आदत था, ये हमने एक लगाया। या फिर मिलेगा, पीने का पानी है या करने के लिए पानी है, क्या है, मैंने इसको डिमार्क किया हुआ है इस जगह, इजीली सब समझ में आ जाएगा। ये देखिए दरवाजे पे, दरवाजे को खोलना, धक्का मारना है कि खींचना है, चलेगा, होता है ना लोगों के साथ, जब उस पे लिखा हुआ रहेगा सर। यहाँ पे खींचना होता है, लोग वहां पे धक्का मारते हैं, तोड़ने तक धक्का मारते हैं। नहीं, दरवाजा टूट ना जाए तब धक्का मारेंगे। यहाँ पे लिख दिया, को खींचना है, सीधा उसको खींच के अंदर जाएगा। ये एरिया देखिए, ये बहुत बढ़िया उदाहरण मैं आपको जगह का इस्तेमाल, और वो भी स्वच्छता के साथ। दिख रहा है ये नहीं, हेलमेट है। हाँ, लोग आते हैं ऑफिस में, ऑफिस में आते हैं, हेलमेट को यहाँ वहां रखते हैं, कोई अपने टेबल पे रखता है, कोई टेबल के नीचे रखता है, कोई गाड़ी में छोड़ के आता है। लेकिन हमने देखा दरवाजे के पीछे जगह, कुछ कोने में जगह है, दरवाजा है और दरवाजे के पीछे एक कोना में जगह है, और उस जगह पे हमने एक स्टैंड बना दिया। अब लोग क्या है, आते हैं अपने हेलमेट पे यहाँ रखते हैं, तो जगह का भी इस्तेमाल हो गया और चीजों को भी हमने ढंग से रख दिया। और यहाँ पे अगर हो सके तो आप इस पे लेबलिंग भी लगा दीजिए, भाई किसको कहाँ पे रखना है, अगर वो आप उतना करना चाहें तो। हाँ, तो इतना इसमें क्रिएटिविटी दिखाओगे, जितनी आप उसमें उतना बेहतर 5S आप कर पाओगे। मैं आपको और दिखाता हूँ, प्लांट एरिया में देखिए, तो मैंने आपको दिखाया ये सारा जो है ऑफिस एरिया में दिखाया। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्लांट एरिया में कैसे करेंगे। अब ये क्या दिख रहा है, टूल्स, सारे चीजें इकट्ठे अगर एक डब्बे में आप डाल देते हो तो आपको ढूंढने में भाई मिस्त्री कह रहा है भाई छोटू तो 20 नंबर का पाना लाना, छोटू तो ढूंढने में लग जाएगा, इतने में कस्टमर बोलेगा भाई मेरे पास टाइम नहीं है, चला जाओ, चला जाएगा। तो आपने इसको क्या किया है, बोर्ड पे डिस्प्ले सब लगाया हुआ है नंबर के साथ, या उसको उसके सेट इन ऑर्डर सारे सारे ऐसा आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। भी है, इन ऑर्डर भी है, शाइन भी है और स्टैंडर्डाइज भी है। समझ में आ रहा है? ये इस तरह आप टूल बोर्ड जो है आप बना सकते हैं प्लांट एरिया में। जो भी हमारे यहाँ पे हमारे सत्र को अटेंड कर रहे हैं वो इन चीजों को देखें, इस तरह बोर्ड पाया जाता है मार्केट में, आप लाके इस तरह आप बना सकते हैं। अब ये टूल बॉक्स का दिखाया, अब मैं दिखा रहा हूँ शॉप फ्लोर का, यानी जहाँ पे हम काम करते हैं, वर्किंग एरिया। इसमें क्या है कि मशीनें यहाँ पे हैं, लोग क्या हो सकता है कि अनजाने में कोई कहीं भी घुस जाता है, वो ना हो, एक्सीडेंट से बचने के लिए और चीजों को सही सुरक्षित तरीके से रखने के लिए हमने इस तरह कलर कोडिंग करके इसको मार्क किया हुआ है। यानी ये फ्लोर में हमें ये जो ग्रीन एरिया है इस पे चलने का एरिया है, आप इस पे चल के जा सकते हो, लेकिन ये वर्किंग एरिया है। कुछ कुछ सामान ऐसे होते हैं डेंजर एरिया, वहां पे आप अपने हिसाब से कलर कोड करिए और कलर को डिस्क्राइब करिए कि भाई लाल का अर्थ है खतरा, ब्लू का अर्थ है वहां पे आप जा सकते हो, वगैरह जैसा आपको सही लगे आप कलर का इस्तेमाल करें। जैसा आपने देखा होगा जेब्रा क्रॉसिंग,
रोड पे जिब्रा क्रॉसिंग्स होते हैं, उसको कभी आपने देखा है हरा नीला पीला पट्टी में? वो एक ही नहीं कलर सर। में रहते हैं, हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट में, है कि नहीं? जी तो सर। वो स्टैंडर्डाइज भी है, और साथ ही साथ आपने उस पे 5S भी किया है, यानी वो सभी को मालूम है इसका अर्थ क्या है। वो कभी भी सरकार जो है उसको रंग बदलेगा नहीं। सरकार को कभी लगेगा भाई ये क्या काला सफेद पे सब चलो, तो कुछ रंगीन बनाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि काला और सफेद जो है यूनिवर्सली वो ऐसा है कि उसका अर्थ है कि जीब्रा क्रॉसिंग है। कोई भी व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति भी उसको समझ जाएगा कि हमें इसी पट्टी पे चल के सड़क क्रॉस करना है, समझ गए? तो इसलिए ये जो कलर कोड हैं ये सभी को आकर्षित करते हैं, ध्यान में लाता है, और सभी को ये आगाह करता है कि भाई यहाँ पे खतरा है या फिर हम इसी जगह पे से होते हुए जा सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये एक प्लांट का एरिया है, इसमें दो एरिया को इन्होंने डिमार्क किया हुआ है। ये है एक फिनिश प्रोडक्ट का एरिया, यानी जो माल बन गया है पैक्ड होके यहाँ पे रखा हुआ है। ये है टेस्टिंग एरिया, यानी सामान को टेस्टिंग करना है तो यहीं पे करना है। अब कोई वर्कर नया आके ज्वाइन करता है, उसको उसके सुपरवाइजर ने कहा कि भाई ये सामान टेस्टिंग एरिया में छोड़ के आओ, तो वो जाके क्या गेट पे छोड़ेगा? नहीं, उसको मालूम है कि यहाँ पे टेस्टिंग एरिया है, तो यहाँ पे लाके वो सामान छोड़ेगा। लैब में आपको सैंपल लेना है, ठीक है, आपको दूध का सैंपल लैब में भेजना है, और कहाँ पे रखना है आपने वो डिमार्क किया हुआ है। तो व्यक्ति जो सैंपल कलेक्ट कर रहा है वो लाके वहीं पे ही छोड़ के जाएगा और कहीं नहीं छोड़ेगा। तो काम आपका आसान हो जाएगा, ठीक है, ना कि उसमें डीले और ना ही उसमें गड़बड़ी होगा। जितना आप अच्छे से डिस्प्ले कर पाओगे, जितना आप बेहतर तरीके से आप उसको दिखा पाओगे, उतना आपका काम और आसान होता रहेगा। अब ये देखिए, पार्किंग एरिया मैंने दिखाया है। पार्किंग एरिया में क्या है, पहले कोई भी गाड़ी लाके इसको टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी करके रख देता था। यहाँ पे मुश्किल से 2-3 गाड़ियां रह पाती थी। हमने इस एरिया को अच्छे से गाड़ियों के हिसाब से डिवाइड कर दिया और मार्क कर दिया कि भाई आपको गाड़ी इसी एरिया में ही पार्क करना है। आपने सिनेमा हॉल्स में देखा होगा पार्किंग एरिया लॉट जो है बेसमेंट में देखा होगा। तो उससे क्या होगा, किसी को मारपीट करने की जरूरत नहीं है भाई, उसका वो मालूम है कि मुझे इस इतने एरिया में ही पार्किंग करना है। अब यहाँ पे 4-6 गाड़ियां आराम से रह जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप नए नए अभिनव तरीके से, नए नए तरीके क्रिएटिविटी दिखा के आप 5S अपने अपने एरिया में कर सकते हैं, चाहे वो ऑफिस का एरिया हो या प्लांट का एरिया। जितना बेहतर ढंग से आप 5S करोगे उतना काम आपका इजी होता जाएगा, उतनी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, डैमेज एक्सीडेंट वो कम होते जाएंगे। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ 5S। हमें कोविड ने भी 5S सिखाया, क्यों, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ये जो सर्कल में पहले खड़े हाँ होते थे, सर। ऐसे सर्कल में पहले नहीं खड़े सर। होते थे। हाँ, नहीं नहीं। क्यों? आपको बचना था कोविड से, इसीलिए आपने यस सर। ऐसे नियम बनाया और सभी को अनुरोध किया कि इसका पालन करें, सभी मास्क पहने, सभी वहां पे वो सर्कल में खड़े हों, सैनिटाइजेशन प्रोसेस किया। आप दूध कलेक्शन में नियम लागू किए ताकि किसी का बीमारी किसी को ना ट्रांसफर हो। ये 5S ही है, ये एक तरह से ये 5S ही है। अगर हम नियम बनाते हैं और नियम को सभी फॉलो करते हैं तो उसका क्या होगा परिणाम, कि सब सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो आज कहीं ना कहीं हम सभी इसके चंगुल में आ सकते थे, लेकिन हमने कुछ नियम बनाया, उस नियम को फॉलो किया, उस नियम को बेहतर तरीके से माना। आज भी हम मास्क पहन रहे हैं। कितने लोग है वो हैं उनको लगता है कि नहीं कुछ नहीं है, इशू नहीं है, वो अलग बात है, बहुत हिम्मत वाले लोग हैं वो। लेकिन अगर सुरक्षित रहना है तो हमें नियम को मान के चलना है। नियम बने हैं हमें सुरक्षित रखने के लिए और हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ना कि उसको कम करने के लिए। ऐसे नियम में अब काम भी आसान हो जाएगा। लोग इजीली, देखिए, एक के बाद एक अपना काम सुरक्षित तरीके से आसान से अपना काम करते हुए निकल जाएंगे, समय का पता भी नहीं चलेगा। पहले जमाने में जब टिकट लेने के लिए लोग काउंटर पर जाते थे तो आपने देखा होगा धक्का मुक्की में किसी को टिकट नहीं मिलता था, है कि नहीं? लेकिन फिर जब कतार में आते थे 100 लोगों को भी टिकट मिल जाता था आसानी से कम समय में। तो ये बहुत जरूरी है कि हम नियमों को फॉलो करें। अब मैं आपको कुछ टिप देना चाहता हूं कि 5S को हम अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसको क्या क्या कर सकते हैं।
इसके दो पहलू हैं, एक है सेल्फ ड्रिवन और दूसरा है लीडरशिप ड्रिवन। सेल्फ ड्रिवन यानी हम इसको पहला खुद से चालू करें। मैं किसी को कोई भी उपदेश देने से पहले ये जरूरी है कि मैं इसको फॉलो कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो मैं किसी को उपदेश भी नहीं दे सकता हूं। सही बात है कि गलत बात है? यस सर, सही बात सर। यस सर। तो अगर मुझे इन सभी को लेके चलना है तो सबसे पहले तो जरूरी है कि मैं इसको फॉलो कर रहा हूं। तो सेल्फ ड्रिवन में क्या करेंगे आप? पहले आप अपने एरिया से चालू करें, अपने घर से, अपने कार्य क्षेत्र से, अपने टेबल से, अपने शेल्फ, अपने कबोर्ड से 5S खुद करें। ठीक है, इसको आज से चालू करें। आज ये प्रण कर लें कि भाई मैं अपना काम खुद करूंगा और अब पहला शुरुआत मैं आज यहीं से करूंगा, तभी जाके आप इसको आगे ले सकते हैं। दूसरा है कि आपको पहले देखना है कि कौन कौन से एरिया में 5S करना है। ऐसा नहीं कि सब कुछ निकाल दिया एक साथ और जमा करके ढेर कर दिया फिर वो सॉर्टिंग करने लगे। नहीं, एक एक जगह, जैसे मैंने दिखाया आपको, हमारे कई सारे कबोर्ड से, लेकिन हमने एक कबोर्ड को चुना जहां पे हमें 5S करना था। वो एरिया को आइडेंटिफाई करें जहां पे मुझे 5S करना है और वहां पे वो सारे जो सॉर्टिंग, सेट इन ऑर्डर, शाइन एंड स्टैंडर्डाइज प्रोसेस को वहां पे फॉलो करें। ठीक है, एक दिन और एक समय निर्धारित करें 5S एक्टिविटी के लिए। या तो दिन करें या समय करें, जैसा आपको सहूलियत लगे। ऐसा नहीं दिवाली पे करना है, ऐसा नहीं कि चेयरमैन आएंगे या एमडी आएंगे या मंत्री आएंगे तभी करना है। नहीं, रोज अगर कर सके तो उससे पर डे 10 मिनट वेस्ट है सर। वेस्ट नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। नहीं नहीं नहीं, मतलब अच्छा रहेगा सर, पर डे 10 मिनट काम किया जाए तो। 10 मिनट। और मैं आपको एक अच्छा और सुझाव दूंगा। 10 मिनट कब? जब खाना खा के आप आए, वो जो 10 मिनट जो जब आपको झपकी आता है ना खाना खाने के बाद, तो वो 10 मिनट आप समय दें अपने डेस्क को साफ करने में, अपने डॉक्यूमेंट्स को साफ करने में, अपने ड्रॉयर को साफ करने में, अपने कंप्यूटर को साफ करने में, या आपके जो भी कार्य क्षेत्र है उसको साफ सफाई करने में, आपके कबोर्ड वगैरह भी। और साथ ही साथ दूसरों को भी उसके लिए प्रोत्साहित करें कि भाई आप भी करो। नहीं करे तो जबरदस्ती नहीं, ठीक है? क्योंकि वो आपको देख देख के ही प्रोत्साहित होगा उसको करने के लिए। अगर आप करेंगे नहीं और हिम्मत छोड़ देंगे, भाई मैं ही अकेला किए जा रहा हूं, अगला तो कर ही नहीं रहा है, तो वो फिर कभी नहीं होगा। मैं आज तक, मैं सिर्फ यहाँ पे एनडीडीबी में ही नहीं, मैं जहां जहां अपने जीवन में गया हूँ, अपने घर से लेके जहां जहां भी रहता हूँ, कोशिश करता हूँ जितना हद हो सके मैं 5S को अपने जीवन में करता हूँ। और मैं ये ऐसे ही आपको नहीं बोल रहा हूँ, वो मैं करता हूँ। ठीक है, अब आपको सबको उसके लिए प्रोत्साहित भी करना होगा, क्योंकि ये एक टीम वर्क है। ठीक है, अगर मुझे पूरे संस्था को अच्छा एनवायरनमेंट देना है, अगर अच्छा सबको सुरक्षित रखना है, क्योंकि देखिए ट्रैफिक नियम सबके लिए है, आप बिल्कुल उसको मानते हैं, आप हेलमेट पहनते हैं, आप गाड़ी बाईं तरफ चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, आप रेड लाइट वगैरह सबको मानते हैं, लेकिन सामने वाला नहीं मानता है, वो मस्त अपना चढ़ा के दंदनाता हुआ गाड़ी आएगा सामने आपका, तो आप सुरक्षित रहोगे? नहीं सर। हाँ, तो सुरक्षित जब सभी होंगे तब आप होंगे। कोविड में भी हमने वही सीखा कि भाई सिर्फ अपने हाइजीन से नहीं होगा, हमें पूरे घर को भी साफ सुथरा रखना है, पूरे एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखना है, तभी ये चेन है। ठीक है, ये 5S भी वैसे ही है, ये टीम वर्क है, ये टीम इवेंट है, तो इसको सबको करना है, सबको एक नियम बना लेना है, अपने जीवन में उतार देना है। ये सेल्फ ड्रिवन है। अब लीडरशिप ड्रिवन क्या होता है? यानी एक संस्था को अगर हमें अच्छा एनवायरनमेंट देना है, अच्छा माहौल देना है, तो हमें लीडरशिप लेनी होगी। जो भी यहाँ पे हमारे लीडर्स देख रहे हैं, चाहे वो सुपरवाइजर ही क्यों ना हो, क्योंकि सुपरवाइजर भी एक तरह से हमारे सारे सोसाइटीज के लीडर्स हैं, वो गाइड करते हैं सोसाइटीज को, उनको उनके गाइडेंस पे सोसाइटी चल रही है। जो एमडीज यहाँ पे अगर देख रहे हैं, या फिर अगर कोई जनरल मैनेजर वगैरह भी देख रहे हैं, तो उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप इसको इस तरह आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे? पहला है कि आप देखें कौन से एरिया में आपको 5S करना है। ठीक है, दूसरा क्या करना है? एक टीम बनाइए, छोटे छोटे एरिया के हिसाब से, आपको एरिया के हिसाब से टीम बनाइए, 4-5 लोगों का टीम बनाइए और उसमें एक टीम लीडर अपॉइंट करिए।
कि भाई आपको इस टीम को लेके 5S का काम करना है। ठीक है, किसी को आपने वर्क एरिया दिया, वो जो प्लांट एरिया दिया, किसी को आपने जो पार्किंग एरिया दिया, किसी को आपने डेस्क एरिया दिया, या फिर ग्रुप वाइज डिपार्टमेंट में भी आप कर सकते हो। हर एक डिपार्टमेंट में आपने टीम बनाया 5S का, और उस टीम को सफल करते रहिए। यानी सभी 5S एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों। इस तरह लीडरशिप सफल करिए ताकि सबको लीडरशिप का मौका मिले 5S में। ठीक है, एक आदमी हमेशा के लिए लीडर नहीं रहेगा। आज एक महीना के लिए ये लीडर रहे, अगले महीने वो लीडर रहेंगे, तीसरे महीने वो लीडर रहेंगे। तो इस तरह क्या होगा, सब में एक ओनरशिप और लीडरशिप की प्रैक्टिस भी होगी, और सब कोई अच्छा करने का कोशिश भी उसमें करेगा। वैसे एक समय निर्धारित करें। अब इसमें मैं आपको एक और फिर बेस्ट एग्जांपल देता हूं। अगर लास्ट वर्किंग डे को आप लें, क्या होता है साहब, हफ्ते में अगर जैसे हमारे भाई ने कहा कि अगर हम रोज 10 मिनट दे तो इससे बेहतर और कुछ नहीं। रोज 10 मिनट अगर दे सकते हैं तो इससे और कोई आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपको मन करता है तो आप एक डिक्लेयर करें कि मान लीजिए आपका 5 दिन का ऑफिस डे है या 6 दिन का, तो लास्ट वर्किंग डे पे आप एक मेल सर्कुलेट कर दीजिए पूरे संस्था में कि प्लीज प्रैक्टिस 5S ऑन दिस डे एट दिस टाइम। तो सबको एक ध्यान में आएगा कि भाई आज 5S करना है। ठीक है, तो इस तरह आप सभी को उसके लिए अवेयर भी कर सकते हैं, सबको उसमें इन्वॉल्व भी कर सकते हैं, सबको उसके लिए एनकरेज करें। अपने अपने वर्क एरिया में तो कम से कम 5S करें ही करें, और साथ ही साथ दूसरे जो कॉमन एरियाज हैं उसमें भी करें। एक इंस्पेक्शन टीम आप बना सकते हैं 5S करने के लिए। देखिए, खाली 5S करने से नहीं, एक होता है कि मैं जब अपने घर में कर रहा हूं तो मुझे ज्यादा कुछ खास नजर नहीं आता, लेकिन कोई बाहर से आदमी आता है तो वो मुझे ज्यादा और बेटर बता सकता है कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, या फिर कहाँ पे कमी है उसको कैसे और बड़ा अच्छा कर सकते हैं, उसके बारे में भी आपको वो बता पाएगा। तो इंस्पेक्शन टीम, और ये बेहतर होगा अगर वो सीनियर मेंबर्स हों, अगर वो संस्था के सीनियर मेंबर्स हों तो वो ज्यादा बेहतर है। वो इंस्पेक्शन टीम में रहें और वो जाके हर ग्रुप में इंस्पेक्शन करें, उसको हाफ ईयरली कर लें या एनुअली कर लें, और उसके बाद उनको मोटिवेट करने के लिए आप उनको प्राइजेस भी दे सकते हैं ग्रुप में। मान लीजिए इस बार आपका प्रोडक्शन ग्रुप जो है बेहतर 5S उन्होंने किया है, तो आप उनको एक एक्सीलेंस अवार्ड दीजिए 5S का। तो ये इस तरह का जो रिकॉग्निशन है उनको मिलेगा, और साथ ही साथ एक रिवार्ड मोटिवेशन जो है वो भी उनको मिलता रहेगा। तो 5S आप दो तरीके से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। पहला तो है खुद से, और दूसरा है एक लीडरशिप के ये में अम्ब्रेला में आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं अपने वर्क एरिया में, साथ ही साथ आपके प्लांट और ऑफिस एरिया में भी। ठीक है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं मैं आपको बता दूं। ये तो सबसे पहला जरूरी है कि आपको, जैसे मैंने बोला कि क्वालिटी में हम 3 चीजें देखते हैं, एनवायरनमेंट, सर्विस एंड प्रोडक्ट। तो ये तीनों बेहतर करेगा। एनवायरनमेंट तो अच्छा करेगा ही करेगा, ये आप देख रहे हैं, इट इम्प्रूव्स इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका एनवायरनमेंट अच्छा करेगा, साथ ही साथ आपके सर्विसेज यानी जो आदमी आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वो ज्यादा कार्यशील होंगे, वो ज्यादा आपको आउटपुट दे पाएंगे, उनको पोटेंशियल जो है आप सही इस्तेमाल कर पाएंगे। एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे, क्यों? स्पिलेज नहीं होगा, रोड ब्लॉक्स नहीं होंगे, जमीन पे ज्यादा सामान पड़ा बिखरा नहीं पड़ा होगा, तो एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे। तो आपकी जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो भी मिनिमाइज हो जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, और प्रॉफिटेबिलिटी उसी हिसाब से भी बढ़ेगा आपका। मशीन के लाइफ भी बढ़ेंगे, क्योंकि शटडाउन्स ब्रेकडाउन्स कम होंगे, क्योंकि पीरियोडिकली मेंटेनेंस हो रहा है, शेड्यूल में आपने लगा रखा है कि 15 दिन में आपने ये सर्विस करना है, 1 महीने में आपने ये सर्विस करना है, तो ये शेड्यूल को फॉलो करते हुए लोग उसको कर लेंगे। तो आपका मशीन का लाइफ भी बढ़ जाएगा, फिर आपका प्रोडक्ट भी जल्दी बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक डाउन नहीं होंगे, एक्सीडेंट नहीं होंगे, तो प्रोडक्ट भी जल्दी बनेंगे, और आप मार्केट में जल्दी भेज पाएंगे उसको। जल्दी भेजेंगे, जो पहला मार्केट में पहुंचा भाई उसका प्रोडक्ट पहले बिकेगा, जो बाद में पहुंचा वो बैठा रहेगा। तो आपको अगर मार्केट कैप्चर करना है तो आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर करना होगा, आपको अपने प्रोडक्शन को बेहतर करना होगा। तो वो तरीका करने के लिए आप 5S का इस्तेमाल जरूर करें। ठीक है, साथ ही साथ ये आपका क्वालिटी बढ़ाएगा जैसे मैंने कहा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका कम करेगा। तो ये जो बेनिफिट्स हैं ये छोटा सा चीज से मिलेगा, क्या है? हाउसकीपिंग या 5S इसको कह दें।
तो ये 5 एस जीवन में याद रखें, इसको अपने जीवन में करें, उसको उसके क्रम में फॉलो करें, यानी सॉर्टिंग, सेट इन ऑर्डर, शाइन एंड स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। ये अगर आपने जीवन में इसको फॉलो किया, प्रैक्टिस किया, आपको रिजल्ट दिखेगा। जैसे मैंने पहले वीडियो में दिखाया, 2 भाई मेरे यहाँ से सीखने के बाद, कई भाई और किए होंगे, यही 2 हमें मिले थे, तो हमने इनको आपके लिए प्रस्तुत किया उनका वीडियो, कि आपको अपना मैसेज दें ताकि आप लोग इसको देखें और अपने जीवन में उतारें। तो जैसे वो 2 भाइयों को उसका रिजल्ट मिल रहा है, वो तो रिकॉर्ड कीपिंग में कर रहे हैं, आप चाहे तो इसको हर एक चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने घर में भी, दवाई रखने से लेके किताबें रखने तक, कपड़े रखने तक, और ऑफिस में फाइल रखने तक, ऑफिस में मशीन रखने तक, हर एक चीज में आप 5S को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लोग आए हैं, हमेशा बोले हैं कि यहाँ पे अच्छा लगता है, ये वातावरण हमें बहुत अच्छा लगता है। क्या क्या है इस वातावरण में? सिर्फ एक ही चीज है, स्वच्छता। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आप घुसते हैं, आपका मानसिकता बदल जाता है। आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में आते हो तो आपको और बेहतर होता है। जब आप ट्रेनिंग में बैठते हो, आपको एक अच्छा क्लासरूम मिलता है, या फिर आपको एक अच्छा कैंपस मिलता है, तो आपको और बेहतर लगता है कि भाई यहाँ पे ट्रेनिंग में मजा आ रहा है। तो वैसे ही कोई भी ऑफिस में, कोई भी संस्था, जब आप साफ सुथरा उसको रखते हो, तो आपको वहां पे काम करने में भी अच्छा लगता है, और स्वतः अपने आप आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ते जाता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा, जो आप लोगों ने इतना समय मुझे दिया उसको सुनने के लिए, 5S को समझने के लिए।